नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कोसली का लगातार जिक्र हो रहा है कि कोसली का फैसला आखिरकार क्या होगा। और इतना तो जरूर है, कोसली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का कद है पिछली बार से बेतहाशा है। अब की बार उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले जगदीश यादव शामिल हुए थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार कोसली में पिछली बार का परिणाम नहीं होगा। लेकिन अब कोसली से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और ज़्यादा बढ़त है वो मिल गई है, क्योंकि कोसली से रामफल कोसलिया हैं वो शामिल हो गए, रामफल यादव जी शामिल हो गए हैं। और सतपाल पहलवान मेरे साथ हैं, दो अन्य प्रत्याशी भी हैं, नीरज कुमारी हैं वो भी शामिल हुई हैं, और राम अवतार पचेरिया हैं वो भी है शामिल हुए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक डी पार्क स्थित आवास पर। सतपाल पहलवान जी मेरे साथ हैं, और ख़ासतौर से जो रामफल यादव जी हैं उनके साथ तकरीबन 30 साल तक पहलवान जी है वो काम कर चुके हैं और बड़ी बाखूबी जानते हैं रामफल जी की क्या मजबूती है, किस तरीके का जनाधार वहाँ पे रखते हैं। क्योंकि जेजेपी प्रत्याशी रहे थे तो 2019 में तकरीबन 18,000 वोट है वो उनको हासिल हुई थी। पहलवान जी के 3 साल के अच्छे खासे मित्र भी रहे हैं, साथ काम करने का अनुभव भी रहा है। तो सतपाल पहलवान जी से हम जानेंगे कि आखिरकार रामफल कोसलिया के आने से कोसली में खास तौर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कितना मजबूत हुआ है, पार्टी है कितनी मजबूत हुई है। पहलवान जी आपके तो साथी रहे हैं रामफल यादव जी, बाखूबी एक एक बात आप जानते होंगे। तो सीधा सा मेरा सवाल है, कोसली से अब आप लोग कितना मजबूत हो गए? कोसली से हम बहुत, सबसे पहले तो प्रवीण जी आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी आपके दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को मैं तो अपनी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। कोसली से मजबूत की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, कोसली से मजबूत मत मानो आप, ये मान कर चलोगे कोसली से अब की बार मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव को जीत करके निकलेंगे। क्योंकि लोगों की एक तो जो बात, मेन बात जो मेरे सामने आई, मैंने पीछे 3-4 दिन कोसली में लगाए हैं, लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई एक तरफ तो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे तब भी, सांसद नहीं थे तब भी, जब भी कभी किसी भी हल्के में किसी भी प्रोग्राम में, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो या कोई और प्रोग्राम हो, दुख हो सुख हो, उसके अंदर लगातार निरंतर भागीदारी करते रहे। अरविंद शर्मा जी के बारे में किसी भी गांव में आप चले जाओ, जाकर पूछोगे तो लोग यूँ कहते हैं कि दर्शन ही नहीं दिए, वोट लेने आ गया और दर्शन दिए नहीं। और मजबूती की तो बात यह है कि ये दोनों साथी पहले इनेलो में ही रहे हैं। जगदीश जी भी बहुत अच्छे लोकमान्य नेता हैं, वो भी पहले इनेलो पार्टी में थे, जिलाध्यक्ष भी इनेलो के रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक आज आप रामफल भाई की बात कर रहे हो, मैं ये मान कर चलता हूँ रामफल कोसलिया जो बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर है। वो इतनी हद तक है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा वर्कर मानता हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन वो इतना अच्छा साथी है कि अगर आप उसकी कहीं जिम्मेवारी लगाओगे ना तो वो खाना भी भूल जाता है। उसको तो सिर्फ बस एक ही चीज़ नज़र आती है मेरे, क्योंकि जो आदमी जननायक जनता पार्टी का तो वहाँ को बेस तो था नहीं, और 20,000 वोट कोसली से 18,000 के समथिंग कोसली शरीक के हल्के में जो वोट ले लेता है, तो वो कहीं ना कहीं मजबूत साथी तो है। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि अभी तो चुनाव में लगभग 40 दिन के आसपास शेष हैं। आप इस बात को नोट कर लेना, कोसली हल्के में जाओ भी गया आप, मतलब वो इतना मेहनती वर्कर है, इतना मेहनती वर्कर है कि वो दिन रात लगा ही रहेगा, वो रुके ही नहींगा। अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना तम्बाकू, पूरे दिन प्रचार प्रसार में जुटा रहेगा। और इन दोनों साथियों के पार्टी में आने से मैं ये मानकर चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में वहाँ पहुँची है। और इसके अलावा जो आमजन है, प्रवीण जी, लोग समझ चुके हैं इस बात को। कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लांछन तो लगाने का काम करते हैं, ये क्यों नहीं बताने का काम करते अगर हमने ये काम किया है। ये दो साथी जो आए हैं, इससे पार्टी मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात को शुरू से लेकर के चल रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी की नीतियों से काफ़ी समय से प्रभावित थे रामफल, क्योंकि हम तो 30 साल पुराने साथी रहे हैं और इनकी बातचीत चलती भी रहती थी। और फिर रामफल जी का मन बढ़िया, मेरे साथी रहे हैं, उनका मैसेज आया कि प्रधान जी आप आओ कोठी में मिलो एक बार मेरे से।
तो मगा भाई मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं कोसली गया अभी था। तो जहाँ तक बात है दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता की, चाहे वो कोई बिरादरी है, कोई भी समाज है, हर जगह एक ही बात की चर्चा है कि भाई इससे अच्छा, इससे लायक और इससे सभ्य सांसद हमारे को मिल नहीं सकता। पिछली बार जो चुनाव हमने हरा दिया ना, वो बहुत ही मतलब गलत काम हुआ हमारे से, और अब की दफ़ा उस भूल को लोग सुधारने का काम कर रहे थे। रामफल कौशलिया जी से शामिल होने से पहले 1-2 दिन, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप मिल के आए, तो आपके तो पुराने साथी रहे हैं, क्या कुछ बातचीत उस दरमियान हुई? बस इसी बात को लेकर के थी कि भाई मेरे सांसद जी का जो व्यवहार है, उनका जो चरित्र रहा है राजनीतिक, उनका जो अपना करने का एक तरीका है, बोले मैं उस बात को लेकर के, क्योंकि बोले इतने बड़े परिवार का मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद इतना भी अहम नहीं है कि भाई मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ। बोले फ़ोन पर हमारे से बात कर लेते हैं। और बोले मैं प्रभावित हो गया था, और प्रभावित होकर के मैंने इस बात को फिर ये निर्णय लिया कि भाई क्यों ना मैं अब की बार जो मेरा बचा हुआ जीवन शेष है, मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। और मैं इस बात को मान के चलता हूं, बहुत निष्ठावान कार्य करता है। पार्टी जहाँ ड्यूटी उसकी लगाओगी ना, तो वो अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण करने का काम करेगा। आप मुस्कुराए, उनका नाम आते ही आप मुस्कुराए। तो राजनेता जब मुस्कुराता है तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि जो असली सीक्रेट बात है ना पर्दे के पीछे की, वो नहीं लाना चाहता, बल्कि एक सिंपल तरीके से बता दिया आपने कि जस्ट उनका फ़ोन आया, बातचीत हुई। तो सतपाल पहलवान जी, आप प्रयास कर रहे थे लगातार उनसे बातचीत आपकी जारी थी? बिल्कुल मेरी बातचीत जारी है। वो बताइए, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी। हाँ वो बताइए। बस यही था कि मतलब भाई इकट्ठे रहे हैं, पहले भी एक परिवार में रहे हैं, आज भी एक परिवार में आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के हम दुख सुख माना जाना भी रहा है लंबे समय तक। और आप स्वयं भी उनसे मिलोगे ना, मुस्कुराने की बात नहीं। मैं मुस्कुराते इस बात के लिए रहा हूँ कि जब वो लोकदल पार्टी में थे, पहले लोकदल में थे, जननायक जनता पार्टी तो बाद में बनी है, उस साथी के ऊपर 307 का मुकदमा भी लग गया था पार्टी के लिए। अच्छा, मैं इस बात के लिए मुस्कुरा रहा हूँ, वो वर्कर इतना अच्छा है और मेहनती इतना अच्छा है, चरित्रवान है, मेहनत भी है, और लोगों के बीच उसका निरंतर आना जाना भी लगा रहता है। और अब वो आप देख लेना, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, आपका इंटरव्यू भी मैं करवा के लाऊंगा। तो मतलब ऐसा अच्छा साथी है कांग्रेस पार्टी में आता है, तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं वहाँ नहीं हमारे को उसका जजर में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि लंबे समय तक वो हमारे साथ उन्होंने काम किया है। कोसड़ी पहले लावा सलके में होती थी, ठीक है। जब वो नल्लों में थे तो कोसड़ी जो गांव था, जाल था, कुछ 30-40 के आसपास गांव हैं, वो पहले लावा सलके में होते थे, वो तो बाद में तोड़ के नालक कर दिए गए। तो एक अच्छा साथी पार्टी को मिला है, वो मैं भाई का स्वागत भी करता हूँ, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी साथी को उन्होंने पार्टी में शामिल करके पार्टी के हाथ मजबूत करने का। 2 अन्य प्रत्याशी भी शामिल हुए, नीरज कुमारी जी शामिल हुई हैं, जी जी, और दूसरे इंदर ठाकुर साहब हैं, वो भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी प्रत्याशी रहे थे वो भी। तो लगातार ये बढ़ता जाएगा, जो मतलब ये परिवार है जो ये दोनों जो हमारे प्रत्याशी साथी हैं, एक राजपूत समाज से हैं, बहुत अच्छे हमारे पुराना, क्योंकि रतनथल पहले जजर हल्के में होता था। और इन 2 अन्य प्रत्याशियों के अलावा 30 व्यक्ति, जिसके अंदर 10-15 सरपंच भी थे, कोसड़ी हल्के से बहुत सम्मानित गणमान्य व्यक्ति थे। उन्होंने भी कल, क्योंकि छोटा मंच था, सारे एक साथ ऊपर आ नहीं सकते थे, उन्होंने भी कल कोसड़ी में रोहतक में जा कर के दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। और सब ने खुल कर एक ही बात कही है कि अब की बार तो कोसड़ी हल्के से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जीत दिलाने का काम करेंगे। आप भी रोहतक मौजूद थे, हाँ, तो कुछ हंसी मजाक चला होगा रामफल जी के साथ की? चलता रहता रात तो पुराना है पार्टी, अब दूसरी हो गई है, कुछ तो मतलब हंसी मजाक हुआ होगा। हाँ, हंसी मजाक तो चलते रहते, पहले भी चलते रहते थे, आज भी चलते रहते हैं। बस वो तो एक ही बात है, शाम को भी मेरी बात हुई थी, आज सुबह भी मेरी बात हुई थी। तो देखो प्रवीण जी, जहाँ आप ले जाना चाह रहे हो, फिर आप कहोगे कि 2-3 बात घुमा कर आप आ जाते हो। राजनीति में जो आदमी राजनीति करता है, उसकी इच्छा हर आदमी की होती है। वो कौन आदमी कितनी मेहनत करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, वो आदमी, वो पार्टी का डिसीजन होता है। वो पार्टी, उन्होंने भी कोई कंडीशन नहीं रखी अगर इस किस्म की, जो भाई मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। उन्होंने केवल एक बात कही थी कि
तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं आपका भाई बन के रहना चाहता हूँ। उन्होंने शायद स्वीकार कर लिया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने वो पोस्ट शायद डल ना पाई हो कि उन्होंने छाती से लगा दिया। जो सेम एक सगे भाई मिलते हैं, इस प्रकार से रामफल भाई को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने छाती के लगाने का काम किया। और बाकी प्राइवेट हंसी मजाक तो फिर चलते रहते हैं, वो कैमरे के सामने फिर ठीक नहीं। ठीक है, भाजपा की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कहें या नस कहें, वो कोसली विधानसभा पिछली बार रहा है, और अब की बार आप लोगों ने जो सबसे मजबूत नस थी ना, उसी को दबा दिया है, उसी रीढ़ की हड्डी पे आप लोगों ने चोट की है। तो अगर कोसली से अगर इसी तरह होता रहा तो शायद फिर तो अरविंद शर्मा टिकते नहीं है आप लोगों के सामने की देखो जी, चुनाव में। मैं बड़ी बात नहीं कहता। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है प्रवीण जी। मैं जब लोकदल में था तब तो ये देवीलाल भी कोसली से हारा करते, ठीक है, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत्या करते। ठीक है, मेन जो ये बेल्ट थी ये कांग्रेस पार्टी के लिए थी। ठीक है, कभी भी जो पीछे चुनाव हुए तो ये बेल्ट सारी जो अनेक जो नेता थे आज जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे। कारणवश परिवार में कोई ना कोई बात हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन ये ना आप मान के चलो कि कभी से इनका गढ़ भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन कुछ लोग पिछली बार भावुकता में कह लो, भावावेश में कह लो, या मोदी जी के जो बड़े बड़े वादे दावे थे, छड़ावे थे, या प्रदेश सरकार के जो छड़ावे थे, उनमें आकर लोगों ने एक निर्णय ले लिया। और गढ़ तो कोसली कभी भारतीय जनता पार्टी का मैंने तो देखा नहीं अपने जीवन में, पिछली बार के अलावा। उससे पहले भी चुनाव हुए, दीपेंद्र हुड्डा जी जीतते रहे वहाँ से। क्योंकि कोसली में लगातार आप लोग मजबूत होते जा रहे हो, और चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, वो लगातार शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। जो कहा जाता था कि भाजपा का एक स्पेसिफिक और सबसे मजबूत वोट बैंक ये है। तो इस चुनाव प्रचार में मुझे लगता है आप लोगों ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की जो सबसे मजबूत कड़ी है उसी पर लगातार हमला कर रहे हो। वो कितना टूटेगी, कितना तोड़ पाएंगे, वो तो 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कम से कम सबसे पहले उसी पे आप लोगों ने हमला किया है। मैं प्रवीण जी फिर उसी बात पाता हूँ, हम भाजपा की कमर तोड़ने का काम नहीं करे, हम अपने नेता के काम गिनवा रहे हैं। उससे कमर टूटेगी तो फिर उसके पास हमारा तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ कि जो सांसद जी का, ये ना मानो कि भाई मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। मैंने चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह भाई, अजय सिंह भाई जी के साथ बहुत लंबी राजनीति करी है। जो आज का जो ये माहौल है ना, इसमें कार्यकर्ताओं की तो भागीदारी है, लेकिन मैं इस बात को मान के चलता हूँ इसके ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इनका व्यवहार है दीपेंद्र भाई का, उस बात को लेकर के लोग कहीं ना कहीं इस लड़ाई को खुद लड़ने का काम कर रहे हैं। आगे आगे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई इससे इस जो इनका सदाचारी व्यवहार है, कभी किसी से गुस्से में नहीं बोलना, कोई आदमी मिलता है तो प्यार से मिलना, बात को सुनना समझना, तो ये चीज़ भी एक विशेष आपकी ज़िंदगी में अहम काम करती है कि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो शराफत है। कार्यकर्ता, मैंने पहली मीटिंग में भी आपसे कहा था कि एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन इस चीज़ का भी हमारे को एक विशेष बेनिफिट जो मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है। आप बाज़ार में अपने सांसद जी के इंटरव्यू भी किए थे, उनका व्यवहार भी आपने देखा था। लोग काफ़ी भावुक हो जाते थे जब वो मिलते थे, क्योंकि उनकी जो शालीनता है ना वो बेजोड़ है। उनकी शालीनता जो मैंने भी देखी राजनीति में, वो शायद बिरले आदमी में मैंने तो नज़र आई नहीं, लेकिन आज के अगर इस परिवेश में राजनीति के में अगर आप देखोगे ना, तो इस किस्म का व्यवहार। अरविंद शर्मा जी की भाषा कल आपने इंटरव्यू में सुनी भी होगी, बोला पत्रकारा था मत बिड़ाओ, मनुष्य तो बिड़ा दो आप। हाँ बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाहता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में ये भी बोले, अगर रहने दो भाई, क्यों का वो मेरे मुंह से सारी, मतलब एक लग रहा था कि कुछ ऐसा शब्द बोलना चाहते हैं। अब आप तो राजनीति का खासा अनुभव रखते हैं, और यूपी तक के चुनाव आपने देखे हैं, ठीक है, राजस्थान तक के चुनाव हैं, वो जब आप इनेलो में होते थे वहाँ तक के आपने मैनेज किए हैं। जब नेता की जुबान बदजुबान होने लग जाए तो पहलवान जी से बौखलाहट की वजह क्या होती है? क्या नेता ये मान लेता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा? ऐसा है प्रवीण जी, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होता जिसको ये पता नहीं होता कि अब आपका चुनाव कहाँ खड़ा है। जो समझदार पॉलिटिशियन होता है ना, उसको आभास हो जाता है इस बात का कहीं ना कहीं कि भाई आपका चुनाव जो है वो कहाँ चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब तुम भाई आप ये मान के चलो कि अगले फ्रस्ट्रेट इतना हो चुका है कि उसको पता चुका है कि कहीं ना कहीं आपके हाथ से चुनाव निकल चुका है। नहीं तो आप आपने एक प्रश्न करा था कि भाई नेताओं को चुपाड़ मारने देना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, हमारे नेता भी इस बात के पक्षधर हैं कि हम भारत जो भी पार्टी का नेता जाए उसका सम्मान करो।
वो उस बात को उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये बढ़ चुकी है। और फिर सरकार के पास तो आईबी भी है, सीआईडी भी है, और भी अनेक तंत्र हैं। क्या इनको इस बात का पता है कि आप चुनाव लूज करने जा रहे हो? इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, हारने की डर से फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, स्वाभाविक है। एक जैसा पिछली बार प्रश्न था कि भाई फलाना नेता चुनाव आ गया, फलाना नेता चुनाव आ गया, कभी फ्रस्ट्रेशन की दीपेंद्र हुड्डा जी पिछली बार चुनाव लूज कर गए थे, कोई फ्रस्ट्रेशन, हमने तो कोई ऐसी भाषा आपने सुनी नहीं होगी। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने तो एक ही बात कही थी कि मुझे हार का दुख नहीं है। बहुत पहले हमने प्रवीण भाई जी एक कहानी पढ़ी थी, 8वीं-9वीं क्लास में थे, एक बाबा भारती जी होते थे, तो उनके पास एक घोड़ा था, एक खड़क सिंह डाकू होता था। तो वो खड़क सिंह डाकू को वो घोड़ा पसंद आ गया, वो उस घोड़े को खोल के चल पड़ा। बाबा भारती जी की नींद उखड़ी तो उन्होंने पूछा कि भाई डाकू, उन्होंने उसको पहचान लिया। बोला बेटा खड़क सिंह जी घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो? बोला आपको नजर नहीं आ रहा मैं इसको ले जा रहा हूँ चोर करके। बोला बेटा घोड़े को तो आप ले जाओ, लेकिन जनता में जाकर ये मत कहना कि मैं इसको चोर के ले आया हूँ। नहीं, बोला इससे क्या होगा? बोला इससे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास धर्म से उठ जाएगा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने तब भी तो ये कहा था कि चुनाव हार गया मैं कोई बात नहीं, लेकिन जितने काम मैंने किए हैं और जितनी मेहनत मैंने की है, जितना लोगों के बीच में मैं गया हूँ, मुझे उस बात का ये है कि भाई पब्लिक ने मेरे को किस बात की सजा दी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा भारती की तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और खड़क सिंह की तरह अरविंद शर्मा? बिल्कुल, ये समझा जाए। मैं आप दूसरी तरफ उस बात को ले जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो भाषा उसमें दूसरी प्रयोग होगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों कैंडिडेट की आप तुलना करोगे तो व्यवहार में खड़क व्यवहार में कहीं भी नहीं टिकते, कहीं भी नहीं टिकते। आम जन से भी अगर आप पूछोगे ना तो किसी भी चीज में, चाहे उनका राजनीतिक जीवन दीपेंद्र जी का भी रहा है, और अरविंद शर्मा जी तो आज कांग्रेस में कोस रहे हैं, पहले कांग्रेस में ना थे। उस टाइम पर तो ये दूसरा प्रचार कराया करते कि भाई दीपेंद्र हुड्डा से, हुड्डा साहब से बढ़िया तो आदमी नहीं है। हम इनेलो पार्टी में रहे हैं, आपने मेरी अनेकों बाइटें भी ली, हमने जो तथ्य थे वो बताए, जिस जो हकीकत है उस बात पर आओ ना आप। और कम से कम अरविंद शर्मा इस बात पे तो आ तो गए। आप उस दिन पूछ रहे थे कि विकास के मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, तो आना पड़ेगा। कब तक बच के भागोगे आप? विकास तो देखो, राजनेता काम क्या है, राजनीति किस लिए की जाती है भाई? अपने क्षेत्र के विकास के लिए की जाती है, अपने लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए की जाती है। अपना जो पार्टी का कार्य करता है उसके काम करने के लिए की जाती है। आप ये बताओ कि विकास से भाज कर कहाँ जाएंगे? आना पड़ेगा। स्वयं उन्होंने विकास के मुद्दे पर बात करी। अगर जो वो विकास कर रहे होते तो विरोध थोड़ा ही होता। आज हर जगह विरोध है, और हर पार्टी का आदमी एक बात कहता है कि भाई हमारे का ये हो गया और वो हो गया। कांग्रेस पार्टी या किसी का कोई विरोध कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को अब की बार ये चीज़ हजम हो चुकी है कि भाई पिछली बार आपसे गलती बनी, धोखा हो गया, और अब की बार ये मान कर चल लो। तो अब तक तो मैं आपको ये कहता था कि 2 लाख, मैं प्रवीण जी आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि ये आंकड़ा और भी बढ़ के 3 लाख तक भी जा सकता है। इसकी संख्या हालात चुनाव में पैदा हो गई। आज खुद आपकी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने वो बात कही साथी, और मैं सब साथियों से अपील करूँगा बहुत अच्छा इंटरव्यू हो, वो देखने का भी काम करें, क्योंकि हर हल्के में इस किस्म की बात बन गई कि भाई अब की बार नहीं, अब की बार तो अच्छे आदमी को सांसद बनाएंगे। और फिर दीपेंद्र हुड्डा जी अगर सांसद बनते हैं तो आज कहीं भी आप हरियाणा प्रदेश में देख लो, दीपेंद्र हुड्डा जी की हर जगह डिमांड है। हमारे ज़िले में आओ, हमारे ज़िले में आओ, क्योंकि युवा हैं, चरित्रवान चेहरे हैं, राजनीतिक सूझबूझ अच्छी है, शालीनता है, व्यवहार अच्छा है, हर आदमी को टाइम देते हैं, मिलते हैं। तो हर जगह एक ही बात है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अब की बार चुनाव जीतेंगे तो हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी। शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो लगातार कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की जो सबसे मजबूत जो नस है ना, उसको दबाए हुए हैं शुरुआत से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चाहे वो शहरों में भाजपा का मेन कोर वोट बैंक हो, उस पर लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब से अपना चुनाव शुरू किया लगातार उस पर हमला बोला। लगातार शहरी छोटा दुकानदार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, लगातार उनसे संपर्क किया।
लगातार कोसली से झटके पे झटके हैं वो लगातार है वो देते रहे भाजपा पार्टी को, और लगातार जो मजबूत चेहरे हैं कोसली विधानसभा से लगातार शामिल करते रहे। उसी कड़ी में जो रामफल कौशल्या जी हैं और 2 अन्य प्रत्याशी उनके साथ शामिल हुए हैं, और पहलवान जी के साथ तो रामफल यादव जी तकरीबन 30 साल तक काम कर चुके हैं, और ये अभी जैसे कह रहे थे कि वो एक ऐसे आदमी हैं, अगर 40 दिन भी उन्हें ये कह दिया जाए कि पार्टी के लिए प्रचार करना है, काम करना है और आपको खाना नहीं खाना है, तो इतना डेडिकेटेड होकर वो काम करते हैं कि वो खाना तक नहीं खाएंगे। और पहलवान जी मानते हैं कि कोसली में जहाँ पहले जिक्र हो रहा था कि जो हार की लीड थी उसको कम किया जाए, शुरुआत में यहाँ से बात चली थी, लेकिन धीरे धीरे इस तरह का माहौल है वहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब कांग्रेस के लोग इतना जोश में हैं, इतने भरोसे में हैं कोसली हल्के को लेकर कि अब वो जीतने की पोजीशन का दावा है वो वहाँ से कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अरविंद शर्मा चुनाव में मुकाबले में तो छोड़िए, दूर दूर तक है वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोसली विधानसभा से जो नए शहरे शामिल हुए हैं उसका कितना फ़ायदा पार्टी को मिलता है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि लीडर के पीछे हैं वो लोग हैं, वो हमेशा चलते हैं, और जब एक लीडर शामिल होता है तो जाहिर तौर पर उसका पार्टी को फ़ायदा ही होता है। शुक्रिया।